हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है बताने जा रहा हूं। ओके बच्चों ध्यान दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसकी परिभाषा समझाने जा रहा हूं, तो परिभाषा आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आप कैलकुलेशन करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए परिभाषा इसकी क्या है। एसी के एक पूर्ण चक्र के लिए एसी के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ओके बच्चों, एसी के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। ओके बच्चों, इसे प्रभावी मान या आभासी मान भी कहते हैं। ओके बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आप इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। आप याद रखिए, हिंदी में प्रभावी मान या आभासी मान बोला जाता है, और इसको IRMS से व्यक्त करते हैं। IRMS से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बोला जाता है। ओके बच्चों, आप याद रखिए। और बच्चों अब IRMS का मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली आप समझिए। आपको यदि ध्यान दीजिए करंट का IRMS वैल्यू निकालना है तो परिभाषा के अनुसार जैसे करंट दिया है तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। बच्चों क्या लिखा गया है, धारा का वर्ग करना पड़ेगा। ओके बच्चों, वर्ग करने के बाद में इसका हमको औसत निकालना पड़ेगा। वर्ग करने के बाद बच्चों हमको इसका औसत निकालना पड़ेगा। ये लाइन खींची थी तो औसत हो गया। उसके बाद में उसका हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारा IRMS प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, एक बार फिर से समझे, ये परिभाषा का मतलब क्या है। जो भी धारा है या वोल्टेज है, आप धारा का मान यहाँ निकाल रहे हैं तो धारा की बात करिए, या तो वोल्टेज का मान, बात तरीका एक ही है बच्चों। ओके, तो आप धारा का सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। धारा का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे आपको बहुत सारी धारा का मान दिया हुआ है तो प्रत्येक धारा का वर्ग कर दीजिए। प्रत्येक धारा का वर्ग करने के बाद उसका औसत निकालिए, उसका बेटा माध्य मान निकालिए या औसत निकालिए। ओके, उसके बाद में जितना औसत आ जाए फिर उसका हमको क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। वही क्या होता है, IRMS मान होता है। ओके बच्चों, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, औसत, धारा के वर्ग का औसत मान, धारा के वर्ग का औसत मान निकालने जा रहे हैं। अभी आपको मैंने पीछे बताया धारा का औसत मान कैसे निकाला जाता है। आपको मैंने आई एवरेज या आई मीन, आप चाहे ऊपर लाइन खींच दीजिए या यम लिख दीजिए, बात एक ही है बच्चों। आपको मैंने सिखाया, धारा का औसत मान सिखाया निकालने, वही सेम तरीका यहाँ पर लगाएंगे। अब आई का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बस, और जो आएगा लास्ट में वर्गमूल निकालेंगे। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, एक पूर्ण चक्र के लिए आई स्क्वायर का औसत मान यानी धारा के वर्ग का औसत मान। ओके बच्चों, तो आपका ये फार्मूला है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पीछे, 1/टाइम, क्योंकि एक पूर्ण चक्र के लिए रहे हैं। वहाँ पर पीछे आपने आधे चक्र के लिए लिया था तो 0 से T/2 था बच्चों, 0 से T/2। यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड आवर्तकाल कहते हैं, और कैपिटल T से लिखा जाता है, इसलिए टाइम 0 से लेकर के T लिया गया। ओके बच्चों, तो 1/T 0 से T आई स्क्वायर। बच्चों T का मान जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, T बराबर क्या होता है, 2π/ω। T बराबर क्या होता है, 2π/ω होता है। आप फार्मूला याद रखिए, महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिए फार्मूला। T का जो फार्मूला होता है आवर्तकाल का, T बराबर 2π/ω होता है। तो यहाँ पर 1/T है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ओके बच्चों, तो ω/2π, 1/T, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ω/2π। ओके बच्चों, अब जब यहाँ पर टाइम की वैल्यू आप ω/2π रख दे रहे हैं तो लिमिट जो ये निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा T है, उसको भी 2π/ω लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ टाइम आपने चेंज कर दिया तो वहाँ भी उसी के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, और आई का जो मान होता है I0 sin ω/t होता है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ω/t। ओके बच्चों, I बराबर I0 sin ω/t, और यहाँ पर तो वर्ग है, घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए। ओके बच्चों, अब इसका मतलब साइन स्क्वायर ω/t का हमको t के सापेक्ष समाकलन करना है। बच्चों जैसा कि पीछे आपने किया, I0 क्या है, अचर पद है, फिक्स वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लीजिए।
आई नॉट आई जीरो जो है, जो धारा का शिखर मान है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ओमेगा आई स्क्वायर बटे 2 पाई। ओके बच्चों, आई जीरो बच्चों आप याद रखिए 0 से 2 पाई बटे ओमेगा, ये तो लिमिट है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी त्रिकोणमिति का बच्चों आप याद रखिए फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का त्रिकोणमिति में फार्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है। यहाँ पर 1 - cos 2 ओमेगा टी पूरे के बटे में 2। ओके बच्चों, जो फार्मूला मैथ वाले हैं, मैथ वाले फार्मूला तो आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो फार्मूला होता है बच्चों, आप ये फार्मूला के रूप में इसको आप याद रख लें डायरेक्ट, 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे 2। ओके बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 2 क्या बाहर आ गया, तो 2 दूनी 4 पाई हो गया है बच्चों। ओके, और बाहर जो ये चीज़ बाहर पड़ा हुआ है, जैसे था वैसे हो गया, 2 दूनी 4। अब बच्चों क्या बचा, 1 - cos 2 ओमेगा टी बचा, इसको ब्रैकेट में कर दिया, और डी टी। बच्चों इसका मतलब इसका हम समाकलन अलग करेंगे और इसका अलग समाकलन करेंगे। बच्चों इसका समाकलन हम टी के सापेक्ष अलग करेंगे और इसका अलग। तो इसका समाकलन, एक का समाकलन बच्चों आज रखिए टी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो फार्मूला है बच्चों उसको डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो समझ पाएंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे जो है नहीं समझ पाएंगे उतना, तो वो डायरेक्ट इनको याद कर ले बच्चों। 1 का समाकलन टी के सापेक्ष क्या हो गया, टी हो गया बच्चों, और माइनस कास का बच्चों, माइनस तो वैसे रहेगा एज इट इज, और कास का क्या होता है साइन, कास का बच्चों याद रखिए साइन 2 ओमेगा टी, और पूरा में बटे में 2 ओमेगा। ओके बच्चों, आप इसका समाकलन ये डायरेक्ट ब्रैकेट वाली चीज़ आप याद कर लीजिए डायरेक्ट, और लिमिट 0 से 2 पाई, बड़े कोष्टक लगाने के बाद में 0 से 2 पाई बटे ओमेगा लिमिट लिख दिया जाता है। ओके बच्चों, 1 - cos 2 ओमेगा टी का जब समाकलन करते हैं तो ये होता है, आप इसको याद कर लीजिए। ओके बच्चों, ओके, तो ध्यान दीजिए, आप समझना चाहे तो डायरेक्ट आप ये तरीका सीख लीजिए। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, कास ए एक्स का आपको समाकलन करना है, तो कास ए एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, आप याद रखिए, कास का तो पहला नंबर साइन ए एक्स होता है। ओके बच्चों, और यक्स के बगल में जो आ जाता है अंक, वो कहाँ जाता है, बटे में आ जाता है। यक्स की जगह जो अचर पद आ जाता है वो बटे में, वही किया गया बच्चों, आप याद रखिए। जैसे कास का तो क्या हो गया, साइन हो गया, लेकिन यहाँ पर टी यक्स के सापेक्ष समाकलन हमने किया, यक्स के सापेक्ष है यहाँ पर बच्चों, याद रखिए। यहाँ टी के सापेक्ष, तो टी के बगल में 2 ओमेगा है, इसलिए 2 ओमेगा बटे में आ गया। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जहाँ टी है, टी की जगह उच्च सीमा रखेंगे 2 पाई बटे ओमेगा, और फिर माइनस निम्न सीमा रखेंगे। ओके बच्चों, तो ये जो औसत मान, क्या बच्चों ध्यान दीजिए, धारा के वर्ग का औसत मान है, धारा के वर्ग का औसत मान। ओके बच्चों, ये आपने अभी तक यहाँ तक कैलकुलेट किया था। अब ध्यान दीजिए लिमिट कैसे रखा जाता है, मैं आपको लिमिट रखने बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बाहर वाला चीज़ एज इट इज रह गया बच्चों, देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जैसा कि मैंने बताया, जहाँ जहाँ स्मॉल टी है, जहाँ जहाँ स्मॉल टी है वहाँ हम क्या रखेंगे, पहले उच्च सीमा फिर माइनस निम्न सीमा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, टी की जगह क्या रख दिया, 2 पाई बटे ओमेगा, टी की जगह 2 पाई बटे ओमेगा रख दिया गया है, माइनस साइन 2 ओमेगा तो वैसे रहेगा बच्चों, याद रखिए आपका 2 ओमेगा तो वैसे ही रहेगा, इंटू यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, टी की जगह 2 पाई बटे ओमेगा, और बटे में भी बच्चों 2 ओमेगा, वैसे टाइम की जगह 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा ऊपर भी कट गया, ओमेगा से ओमेगा नीचे भी कट गया। ओके बच्चों, माइनस उच्च सीमा रख लिया, पूरे पूरे पदों में बच्चों पहले उच्च सीमा रखा हमने, टी की जगह 2 पाई बटे ओमेगा, फिर इसमें भी हमको 2 पाई बटे ओमेगा रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, फिर माइनस माइनस, अब जहाँ जहाँ टी है 0 रखेंगे, निम्न सीमा रखेंगे, तो टी का मान 0 रख दिया मैंने। ओके बच्चों, और टी का मान 0, टी का मान 0 रखेंगे तो बच्चों डायरेक्ट मैंने इसको 0 लिख दिया है, कैसे समझ लीजिए, टी का मान 0 रखेंगे तो 2 ओमेगा में 0 का गुणा हो गया तो 0, साइन 0 का मान 0 होता है। ओके बच्चों, साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ रहे हैं, तो आपका ये पूरा क्या हो गया 0, तो आपका 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा यहाँ कट गया ऊपर नीचे, और साइन क्या बचा, 2 दूनी 4 पाई, और यहाँ भी नीचे भी 2 दूनी 4 पाई बच्चों, तो साइन 4 पाई, साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सब का मान 0 होता है। ओके बच्चों, आप याद रखिए इसका मान क्या होता है, साइन 4 पाई का मान 0 हो गया। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए 0 बटे
कुछ भी रहे तो उसका मान 0 हो जाता है। 4 पाई से 0 को जब भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। ध्यान दीजिए साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का मान 0 हो गया, 0/4 पाई 0 हो गया। तो बच्चों केवल क्या बचा, ये 2 पाई बटे ओमेगा बचा, 2 पाई बटे ओमेगा, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए अगले पेज पर बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर औसत मान धारा के वर्ग का जो औसत मान आया, मैंने जैसा कि बताया बाहर वाला चीज सेम उतार दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, बाहर वाला चीज सेम उतार दिया, ओमेगा I0 स्क्वायर बटे 4 पाई, और जो ब्रैकेट में बचा था 2 पाई बटे ओमेगा। तो पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4। ओके बच्चों, 2 दूनी 4 हो गया, और पाई से पाई कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया। इसलिए धारा के वर्ग का जो औसत मान आया ये आया बच्चों। आप याद रखिए धारा के वर्ग का जो औसत मान आया, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आया I0 स्क्वायर बटे 2, I0 स्क्वायर बटे 2। तो ये महत्वपूर्ण बात आप याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, धारा के जो वर्ग का औसत मान आया, आप इसको याद रखिए। ये बच्चों धारा के वर्ग का औसत मान है, और ये धारा के शिखर मान का वर्ग का आधा, धारा के शिखर मान के वर्ग का आधा होता है, आप याद रखिए। तो बच्चों जब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल लेंगे। आपको क्या निकालना है, IRMS मान निकालना है। तो मैंने अभी जैसा कि पीछे बताया, धारा के वर्ग का औसत मान तो आ गया, धारा के वर्ग का तो औसत मान आ गया, अब हमको IRMS निकालना है। इसका मतलब हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ओके बच्चों, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो हम यहाँ पर करणी लगा दिए। करणी का मतलब होता है बच्चों वर्गमूल लेना। तो हमने क्या लिया, इसका वर्गमूल ले लिया, और इसी को ही IRMS कहते हैं, इसी को ही IRMS कहते हैं, मैंने जैसा कि पीछे बताया। तो बच्चों स्क्वायर और करणी तो कट गया, अंश का स्क्वायर वर्गमूल अलग लिया, हर का अलग, अंश का अलग, हर का अलग। तो अंश का वर्गमूल तो बच्चों आप याद रखिए, जैसा कि आप मैथ में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यक्स स्क्वायर, करणी में यक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, यक्स होता है। करणी में यक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, यक्स। स्क्वायर करणी क्या होता है, कट जाता है। तो उसी प्रकार स्क्वायर कट गया तो I0 बचा, क्या बच्चा, I0 बचा। और जो 2 का वर्गमूल बच्चों करणी में 2 लिख दिया गया, 2 का वर्गमूल करणी में 2 लिख दिया गया। ओके बच्चों, तो ये बच्चों आप याद रखें रिलेशन बिटवीन IRMS एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके बच्चों, ये धारा का IRMS मान है और ये शिखर मान है। बच्चों आपसे पूछा जाएगा धारा के शिखर मान और धारा के वर्ग माध्य मूल मान में संबंध बताइए, और इस पर आपको सवाल भी लगाना है, आंकिक प्रश्न भी इस पर हल करने हैं बच्चों। तो महत्वपूर्ण फार्मूला आप याद रखें, IRMS = I0 बटे करणी में 2, IRMS बराबर I0 बटे करणी में 2 बच्चों। यह धारा के शिखर मान I0 व वर्ग माध्य मूल मान IRMS में रिलेशन होता है बच्चों, आप याद रखिए। अब 1/करणी में 2, 1/करणी में 2 जब इसको हल करेंगे बच्चों यहाँ 1 माना जा सकता है, बटे में करणी 2 है। 1/करणी में 2 को हल करेंगे तो 0.707 आता है, 0.707 आता है। तो बच्चों आप ऐसा भी वैल्यू याद रख सकते हैं, दोनों याद रखेंगे अच्छी बात है। ओके बच्चों, तो आप याद करिए। अब इसी प्रकार बच्चों जैसा कि मैंने बताया, जहाँ आई है वहाँ क्या कर दीजिए, वोल्टेज कर दीजिए। तो वोल्टेज के शिखर मान और RMS मान में संबंध आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, रिमार्क जो मैंने भी समझाया वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर। एक पूर्ण चक्र के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, जो क्या होता है, धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंधी होता है, और वोल्टेज में ये रिलेशन होता है, वोल्टेज के शिखर मान V0 और वर्ग माध्य मूल मान में रिलेशन। ये दोनों फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए, इन पर सवाल लगाएंगे आप। I0 और V0 शिखर मान है, I0 धारा का शिखर मान है या अधिकतम मान, आयाम कह सकते हैं। उसी प्रकार V0 वोल्टेज का शिखर मान या आयाम या अधिकतम मान है। और VRMS क्या है बच्चों, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। IRMS क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बच्चों आप याद रखिए। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, ऊष्मा उत्पन्न होने की औसत दर, उत्पन्न होने की औसत दर या शक्ति की औसत दर का जो फार्मूला होता है बच्चों, आप ऐसा याद रख सकते हैं, कहीं आगे यूज होगा, ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जो AC परिपथ में बच्चों आप बोल सकते हैं
ऊष्मा उत्पन्न होने की औसत दर होती है या शक्ति की औसत दर होती है, ये क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, IRMS का स्क्वायर करिए, IRMS का स्क्वायर कर दीजिए इंटू आर। ओके बच्चों, आप ये फार्मूला DC के केस में इस तरीके से पढ़ चुके हैं, P=I²R। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। DC के केस में आपने ये पढ़ा हुआ है। तो जहाँ ये DC करंट लिखा गया है वहाँ पर क्या कर दीजिए, DC करंट का क्या मतलब बच्चों, IRMS लिख दीजिए। क्या बच्चों, IRMS वैल्यू आप रख दीजिए और उसका स्क्वायर तो है ही, और आर प्रतिरोध है बच्चों, आर क्या है, प्रतिरोध। तो ये भी फार्मूला आप याद रख सकते हैं, शक्ति का औसत मान, शक्ति का औसत मान बराबर ये होता है बच्चों, आप याद रखिए। ओके, अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने भी बताया शक्ति का औसत मान, तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो IRMS का मान क्या है, ये है IRMS का क्या मान है बच्चों, आप ये है यहाँ पर रख सकते हैं। तो I0 बच्चों ध्यान दीजिए, IRMS का क्या स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और करनी गायब हो जाएगा। ओके बच्चों, IRMS का जब स्क्वायर करेंगे तो भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा और करनी गायब हो जाएगा। तो बच्चों आप लिख सकते हैं I0 का स्क्वायर यानी शिखर मान और बट्टे में 2, यानी IRMS का जो है मैंने मान रख दिया और इंटू आर। तो आप ऐसा भी औसत शक्ति का फार्मूला याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, आप याद रखिए, I0 दिया रहे, औसत मान पूछा जाए तो ये फार्मूला लगा लीजिए, और यदि IRMS डायरेक्ट दिया है तो ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए। आर क्या है बच्चों, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक बच्चों क्या होता है, ओम होता है। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, बच्चों ध्यान दीजिए, IRMS को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों ध्यान दीजिए, IRMS जो होता है, धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, उसका फिजिकल साइनिफिकेंस क्या होता है, वो उसको निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। आप ये भी परिभाषा याद कर सकते हैं। आपसे वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा भी पूछा जा सकता है। तो मैंने पीछे बताया आपको, धारा के वर्ग के, धारा के एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान, आपने क्या किया था, धारा का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद उसका औसत निकाला, औसत का फिर वर्गमूल निकाला, तो वही तो क्या हो गया, IRMS मान हो गया। अब इसको एक अलग तरीके से मैं परिभाषा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, AC का वर्ग माध्य मूल मान, AC का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी की AC से, यानी प्रत्यावर्ती धारा से। ओके बच्चों, DC करंट कर, बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे किसी प्रतिरोध में या किसी तार में 5 एम्पियर का DC करंट उत्पन्न करने पर, 5 एम्पियर का DC करंट देने पर बच्चों ध्यान दीजिए 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, कोई प्रतिरोध है, कोई तार है, उसमें 5 एम्पियर का DC करंट देने पर, DC दिष्ट धारा करंट, डायरेक्ट करंट देने पर यदि 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो बच्चों उतना ही 5 एम्पियर IRMS वैल्यू दे दीजिए। 5 एम्पियर का IRMS वैल्यू AC का, 5 एम्पियर AC का IRMS वैल्यू दे दीजिए, तो उतना ही 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगा। ओके बच्चों, 5 एम्पियर DC करंट देने पर किसी तार को 10 जूल उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ध्यान दीजिए, 5 एम्पियर DC करंट देने पर किसी प्रतिरोध में 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो 5 एम्पियर AC का RMS, 5 एम्पियर AC का RMS मान यदि देंगे तो 10 जूल ऊष्मा ही उसमें उत्पन्न होगा। ओके बच्चों, तो वही चीज़ मैंने समझाया है, AC का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न होता है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती धारा से, यानी AC अल्टरनेटिंग करंट से। ओके बच्चों, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं।